नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को मौनी अमावस्या की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि लोक आस्था के पावन पर्व मौनी अमावस्या की आप सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि भगवान भास्कर एवं पतित पावन मां गंगा की कृपा से संपूर्ण जगत में सकारात्मकता का संचार हो, सभी का जीवन सुख शांति एवं समृद्ध परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि संपूर्ण जगत में सकारात्मकता का संचार हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सकारात्मकता का संचार होने की बात कही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सभी के सुख शांति और समृद्ध होने की कामना की है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं। सीएम ने लिखा कि आप सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने इसी कड़ी में प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। 30 मई को होगा शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। तो शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ये चुनाव 30 मई को होगा। शिक्षक एमएलसी के लिए 30 मई को मतदान होंगे। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। और बताते चले कि शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ये चुनाव 30 मई को होगा और मतदान सुबह 8 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। और 30 मई को मतदान होने हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, तो राष्ट्र की चिंता करना, पार्टी के विचारधारा के अनुसार चलना और जब पार्टी आदेश देती है तो जन सेवा करना, इसके लिए हम चुने जाएंगे। आप शिक्षक विधायक बनने जा रहे हैं। आप स्वयं एक शिक्षक रहे, प्राचार्य रहे हैं, तो आगे शिक्षकों की क्या अपेक्षाएं होंगी आपसे? क्योंकि मैं सब जानता हूं, जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम सरकार के और शिक्षकों के बीच में सेतु बनने का काम करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे। चूंकि देखिए हमारी सरकार है और सब नुमाइंदे हमारे हैं, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि ये चीज शिक्षकों के लिए अच्छी है। उधर बुलंदशहर में भारतीय किसान एकता फौजी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नोटों की गड्डियां गिनते हुए वीडियो सामने आया है। किसान नेता सज्जन सिंह समेत 3 आरोप हैं कि 1.5 करोड़ रुपए वसूलने के बाद भी जमीन का बैनामा नहीं किया गया, जिसको लेकर सभी पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों ने सीएम योगी और एसएसपी से किसान नेता और उसके आरोपी साथियों को भूमाफिया घोषित कर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि पुलिस किसान नेता सज्जन सिंह को पहले ही शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज चुकी है। पुलिस अब सज्जन सिंह को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। तो बताते चलें कि किसान नेता सज्जन सिंह समेत 3 लोगों पर आरोप लगा है। नोटों को गिनते हुए वीडियो सामने आया था, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले में 3 लोगों पर आरोप लगे हैं कि 1.5 लाख
1.5 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। जमीन के बैनामा नहीं करने के बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये हम शिकायत तो बहुत दिन से कर रहे हैं इसके खिलाफ, और अभी हमने ककोर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये सज्जन फौजी है, एक अरविंद है, वो अरविंद नाम से काम करता है, जबकि उसका नाम है वेदपाल, और एक है हरिंदर और एक है योगेश सोलंकी। इन चारों लोगों ने हमें अपनी जमीन देने की बात करी थी सज्जन ने, तो सज्जन फौजी ने, जो एक किसान यूनियन भी चलाता है। हालांकि वो किसान यूनियन जो है इनलीगल किसान यूनियन चलाता है और अवैध रूप से कॉलोनी भी काटता है, वो अवैध कॉलोनाइजर भी है। हमारा लगभग 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया और कुछ प्रोजेक्ट में लगवा दिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि मैनपुरी से है, जहां पर पत्रकारों के साथ जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नकली घी का पर्दाफाश करने गए पत्रकारों को बंधक बना लिया गया और दबंग लोगों ने जमकर मारपीट की। पत्रकारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग लोगों ने कवरेज के दौरान फोन भी छीन लिया और जमकर मारपीट की। पीड़ित पत्रकारों ने कहा कि लंबे समय से नकली घी बनाने का काला कारोबार चल रहा है। स्थानीय पुलिस और खाद्य विभाग की संलिप्तता के चलते काफी समय से ये धंधा फल फूल रहा है। घटना को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश है। तो नकली घी का पर्दाफाश करने गए पत्रकारों को बंधक बना लिया गया। इस दौरान उनका मोबाइल छीन लिया गया और उनके साथ जमकर मारपीट करने का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित पत्रकारों ने कहा कि लंबे समय से नकली घी बनाने का काला कारोबार चल रहा था। स्थानीय पुलिस और खाद्य विभाग की संलिप्तता से ये धंधा काफी दिनों से चल रहा था। इसी को लेकर पत्रकार वहां कवरेज करने गए थे और इस दौरान ये पूरा मामला सामने आया है। मैनपुरी में पत्रकारों के साथ जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। नकली घी बन रहा था। इंडिया न्यूज़ के कैमरामैन जहीर अहमद जो आज कवरेज करने गए थे और साथ में इंडिया न्यूज़ की टीम भी थी, और जहां नकली घी बन रहा था संचालित कर रहे थे पप्पू गुप्ता जी, और उनके और भी बेटे थे, धर्मेंद्र और भी बेटे, जिन्होंने कवरेज के दौरान बंधक बना लिया है और हाथापाई भी कर दी है। साथ में किसी तरीके से हम लोगों ने बड़ी ही मिन्नत करके उनसे बाहर आए और बाहर आने के बाद थाने पहुंचे, जिस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। कुलदीप दीक्षित नाम है। घटना ये हुई कि मतलब हम सुनने में आ रहा था जहाँ नकली घी बन रहा है, जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गाड़ी एक नकली घी जो है उतर रही थी, देसी घी की, और नाम उनका पप्पू है और एक का नाम धर्मेंद्र। सुनने में ये आ रहा है। पुराना बाजार की घटना ये है और हम लोगों के कैमरा छीन लिए गए, मोबाइल भी छीन लिया गया और ये घटना हमारे साथ हुई है। जी खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां के वेब सिटी थाना इलाके के नेशनल हाईवे स्थित अनंत होटल के एक कमरे में 27 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों के अनुसार बताया जा रहा है कि डासना के नेशनल हाईवे पर स्थित अनंत होटल में 17 जनवरी को करीब 2:30 बजे दोपहर 27 वर्षीय सरिता पत्नी मंगेश निवासी बिहार अपने भाई की रिहाई के लिए आई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फांसी के फंदे से महिला का लटकता हुआ शव मिला है, जो कि अनंत होटल में ठहरी हुई थी और बिहार से यहां आई थी, जिसके बाद अब संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है कि आखिर ये किस वजह से ये पूरी घटना हुई है। बता दें कि 17 जनवरी को महिला 2:30 बजे जिसका नाम सरिता है, वो बिहार से अपने भाई की रिहाई के लिए यहां आई थी और जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव होटल के कमरे से बरामद हुआ है।
अब इस पूरे मामले के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नेशनल हाईवे पर स्थित अनंत होटल का ये पूरा मामला है। जी, एक लेडीज रुकी थी हमारे होटल में, 17 तारीख को आई थी। 17 तारीख को जो इन्होंने एंट्री कराई, ये बोले कि मेरा भाई जेल में बंद है तो उससे मिलना है हमें, तो मिलने के लिए जाना है जिससे मुझे रूम चाहिए। तो मैंने इनकी आईडी लेके और इनकी एंट्री करा के रूम दे दी। अच्छा, ये डेली जा रही थी मिलने के लिए, मतलब मिलने जा रही है क्या, यहाँ से जा रही थी होटल से निकल के। उसके बाद ये आज तो नहीं गई कहीं, आज ये जो है दोपहर में निकली बाहर, तो बोली कि मुझे कपड़े धोने हैं, तो कुछ साबुन वगैरह सब में यहाँ जी मिल जाएगा, पीछे गली में है, आप वहाँ से ले आइए जाके। तो वो लेके आई, कपड़े वपड़े धोए, फिर बोले कपड़े को डालना है ऊपर। तो मैंने कहा ऊपर छत पे जाके वहाँ डाले हो जाके कपड़े। तो वहाँ पर जाके ये डाल के आई कपड़े। फिर उसके बाद अंदर गेट बंद कर लिया, जब से कोई गेट वेट खोला नहीं। मेरी बहन है, मैं जेल में था, मुझे वो छुड़ाने आई थी। अच्छा। मैं बरी हो गया था हाई कोर्ट से, तो उनने बोले थे जमानती भरने के लिए, तो हमने अपने बहन को बुलवाए थे। अच्छा। तो हमसे कल मुलाकात की और बोली कि भाई तुम कल शाम को छूट जाओगे, नहीं तो परसों सुबह छूट जाओगे। अच्छा। और मैं छूट के आया तो यहाँ मुझे बाहर बिठा रखे थे यहीं पे। मैंने पूछा मेरी बहन से मिलना है, तो उनने मिलवाया नहीं। फिर साहब लोग आए, पुलिस वाले साहब लोग, उनने गेट खोले तो उसमें देखा कि मेरी बहन फांसी लगा रही। तो इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अतिक्रमण पर नोटिस जारी किया गया है। 55 लोगों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। गृह स्वामी, दुकानदार, बैंक के नाम इसमें शामिल है। सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। 3 दिनों में कब्जा हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं। तो हमीरपुर नगर पालिका का ये पूरा मामला है, जहां पर नगर पालिका इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। नोटिस जारी किए गए हैं 55 लोगों के खिलाफ, जिसमें गृह स्वामी, दुकानदार और बैंक के नाम शामिल हैं। सभी से सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। 3 दिनों का समय दिया गया है। 3 दिनों में कब्जे को हटाने के लिए ये समय दिया गया है और आदेश दिए गए हैं। उधर कानपुर में 7 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड और चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 6 लोगों में से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 13 जनवरी की रात ककवन में बुजुर्ग दंपत्ति छविलाल और इमरती देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बदमाश घर में रखे आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए थे। हत्या की वारदात के खुलासे के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया, जिसके बाद सर्विलांस की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी और आभूषण को बरामद कर लिया है। साथ ही फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक जघन्य अपराध का खुलासा किया है, जो थाना ककवन में घटित हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या करके घर में लूटपाट की गई थी। इस घटना को वर्कआउट करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। जो घटनास्थल पर तथ्य मौजूद थे, उससे ये अंदेशा अवश्य पुलिस हो गया था। इस घटना में जैसे वादी का जो बयान था, वादी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए थे और घटनास्थल पे जो साक्ष्य मौजूद थे, उनसे घर में कोई फोर्स एंट्री न होना, घर में एंट्री जो बदमाशों की हुई है वो दरवाज़ा खोलने के बाद ही होना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मथुरा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ई रिक्शा से बैटरी चोरी मामले का खुलासा करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई 1 दर्जन बैटरी और उत्तर प्रदेश सरकार लिखी एक गाड़ी को बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से मथुरा के कई इलाकों में से
ई रिक्शा से बैटरी चोरी होने की खबर सामने आ रही थी, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अलग अलग टीमों का गठन कर मामले का खुलासा करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में अरुण नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के यहां गाड़ी चलाने का काम करता है और काम खत्म होने के बाद गाड़ी में अपने साथियों को लेकर ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने का काम करता था। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले रात में कई ई रिक्शा से बैटरी चोरी होने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में थाना हाईवे पर, थाना कोतवाली पर दोनों जगह अभियोग पंजीकृत किए गए थे। कई लोगों द्वारा इस बात की शिकायत मिलने पर उपरोक्त दोनों अभियोगों के क्रम में टीम्स बनाई गई थी इन लोगों को पहचान करने के लिए, तस्दीक करने के लिए। तो कई सारे टीम के द्वारा चीजें अपनाई गई, सीसीटीवी चेक किए गए, सर्विलांस की सहायता ली गई। इसी क्रम में आज दोनों टीमों को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके द्वारा बैटरी चोरी की जाती थी। उपरोक्त चारों लोगों से 11 बैटरी भी बरामद हुई है। उधर फतेहपुर के समाज कल्याण ऑफिस में आज जमकर हंगामा हुआ और वो किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से नहीं बल्कि ऑफिस के स्टाफ की वजह से हुआ। समाज कल्याण ऑफिस में समाज कल्याण अधिकारी को दफ्तर के ही अकाउंटेंट ने बंधक बना लिया और कई घंटे उसने फाइलों में साइन करवाता रहा। मामले की जानकारी प्रशासन को हुई तो मौके पर पहुंचकर दरवाजे को खुलवाया गया। दफ्तर के बाबू ने रिश्वत के संगीन आरोप लगाए हैं। समाज कल्याण अधिकारी अविनाश यादव को दफ्तर के अकाउंटेंट राजू सोनकर ने ये कहते हुए बंधक बना लिया कि पिछले कई महीनों से उन्होंने बिलों के भुगतान पर साइन नहीं किए थे। जब वो साइन के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टरका देते हैं। मेरे कैश बुकों में जो है महीनों से साइन नहीं किया है, 11C पे दस्तखत नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं, जबकि बिल पारित हो गए हैं। कैश बुक भर करके जो है रख दिया है, उस पर जो है टाल मटोल करते हैं, नहीं करेंगे, अभी टाइम नहीं है। बिलों को जो है बना करके ले जाओ। सारा सब कुछ होने के बाद भी जब आज हफ्तों से जो है उन्होंने बिल पे जो है दस्तखत नहीं किए, टोकन जनरेट करके रखा है, उस पर लगाने के लिए, ट्रेजरी में लगाने के लिए, दस्तखत करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। वहीं अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां 4 साल से डीएमआरसी ने नगर निगम को सर्विस चार्ज जमा नहीं किया है, जिसको लेकर नगर निगम ने डीएमआरसी को 54 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले भी नगर निगम ने डीएमआरसी को 42 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था, जिसे अब तक न भरने पर नगर निगम के चीफ टैक्स अफसर ने नोटिस जारी कर डीएमआरसी को जल्द जवाब देने की मांग की है। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो डीएमआरसी पर जो जुर्माने की बात की जा रही है वो जुर्माना किसी तरह की नहीं लगाया गया है, बल्कि उनके मेट्रो स्टेशंस जो हैं गाजियाबाद सीमा अंतर्गत 2011 में वैशाली मेट्रो स्टेशन और कोसामी मेट्रो स्टेशन बनाया गया था। फिर डीएमआरसी के द्वारा जो है 2019 में, 19 से पहले मतलब 19 में बनकर तैयार हो गया था शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन, अर्थला, मोहन नगर, श्याम पार्क, राजेंद्र नगर, राजबाग और शहीद नगर स्टेशन। कुल इस प्रकार जो है ना, इनका टोटल पहले से 2 था और इधर 8 बना। उस पर भारत सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, उनके आदेश के क्रम में शासनादेश जारी किया गया है। तर मिर्जापुर कोर्ट के एडीजी कोर्ट के 6 जज तलवार सिंह गोली लगने से घायल हो गए। अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अचानक गोली चलने से वे घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मंडलीय अस्पताल में किया गया। तलेवार सिंह मेरठ जिले के मूल निवासी हैं।
मंडलीय अस्पताल में इलाज के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर अचानक गिर गई और उसमें से निकली गोली जमीन से टकराकर उनके ही पैर में लग गई। परिसर में गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल जज को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो बताते चले, मिर्जापुर कोर्ट के एडीजी तलेवर सिंह के गोली लगने का मामला सामने आया है, जहां पर अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अचानक से उनको गोली लग गई और वो घायल हो गए। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला कोर्ट में एडीजे 6 श्री तलेवर सिंह गोली लगने के कारण से घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां जाकर के जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गाउन पहनते समय चैम्बर में उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर गिर गया था, जिससे उनके पैर में गोली लगी है। डॉक्टरों के द्वारा उनके पैर में जो लगी गोली थी उसको निकाला गया है। उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। इसमें फर्दर जुडिशरी के साथ मिलकर और अग्रेतर जांच की जाएगी। उनकी स्थिति इस समय सामान्य है। मां विंध्यवासिनी मंदिर के विकास के नाम पर धांधली का मामला सामने आया है, जिसमें वेब पेज और फेसबुक अकाउंट के माध्यम से लोगों से चंदा मांगा जा रहा था। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया आरोपी जेएनयू का पूर्व छात्र निकला, जो विंध्याचल मंदिर के विकास के नाम पर अकाउंट में रुपए मंगा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल और 4,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। मां विंध्यवासिनी देवी जी के नाम पे, मंदिर के निर्माण के नाम पे चंदा वसूली के लिए कुछ लोगों के द्वारा लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे थे। संज्ञान में आने पर तत्काल मेरे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कराकर एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में साइबर क्राइम की टीम को भी लगाया गया। इसमें मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये फ्रॉड पेज को चलाने वाले जो मेन अभियुक्त है मनीष कुमार, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसने स्वीकारा है कि इसके द्वारा ही ये फेसबुक पेज बनाकर QR कोड लगाकर लोगों के द्वारा लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा था। पूछताछ में मालूम चला है कि मनीष कुमार ने जेएनयू से पढ़ाई भी की है और LLB भी इसने किया है और ये अभी प्रैक्टिस भी करता था और लाखों रुपए जल्दी से कमाने के नियत से इसने ये फेसबुक पेज बनाया था और उस पर QR कोड डाला था।